3 दिसंबर 1984 रात 12:10 भोपाल में एक इंसेक्टिसाइड फैक्ट्री के अंदर कुछ वर्कर्स अपनी नाइट शिफ्ट्स कर रहे होते हैं। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, तभी अचानक कुछ वर्कर्स की आंखें जलने लग जाती है। उन्हें लगता है कि शायद कोई गैस लीक हुआ होगा। वर्कर्स तुरंत इंस्पेक्शन शुरू करते हैं और तभी एक वर्कर्स नोटिस करता है कि एक पाइप से लिक्विड्स ड्रिप हो रहा है और उसके साथ हल्के पीले कलर की गैस निकल रही है। वर्कर तुरंत इस बात को वहाँ के सुपरवाइजर को बताते हैं। सुपरवाइजर देखता है और बोलता है, छोटा लीक है, शायद पानी होगा। फैक्ट्री जैसे बड़े प्लांट्स में ऐसे छोटे लीक्स आम बात होते हैं और फिर वह वर्कर्स को टी ब्रेक्स लेने को कहता है। फैक्ट्री के वर्कर्स हर रात की तरह चाय पीने के लिए चले जाते हैं। करीब रात 12:30 पर सब कुछ और बदलने लग जाता है। अब स्मेल अनबेरेबल्स होने लगती है, आंखें और गला और भी जलने लग जाती है। सांस लेने में प्रॉब्लम्स होने लगती है। वर्कर्स पैनिक करने लग जाते हैं और तभी उन्हें समझ में आ जाता है कि यह कोई नॉर्मल लीक नहीं है, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी होती है। अगले कुछ ही घंटों के अंदर यह गैस हवा के जरिए पूरे शहर में फैलने लग जाता है। घरों के अंदर सो रहे हुए लोगों के लंग्स में यह गैस घुसने लग जाती है और अगली सुबह होते होते हजारों लोग मारे जा चुके होते हैं। और यह कहानी बन जाता है दुनिया का सबसे खतरनाक इंडस्ट्रियल डिजास्टर। The toxic gas that escaped from a Union Carbide plant on Monday has killed at least 16. जिस फैक्ट्री में यह डिजास्टर हुआ वह थी एक यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री। यह फैक्ट्री 100 साल पुरानी एक अमेरिकन कंपनी की थी, जो कि बैटरी और पेस्टिसाइड्स के साथ साथ रॉकेट फ्यूल भी बनाती थी। इंडिया में इस फैक्ट्री का नाम था UCIL, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। और सबसे शॉकिंग बात यह था कि इसका 49% हिस्सा इंडियन इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट के पास ही था। साल 1969 में भोपाल में यह प्लांट्स खोला गया था सेविन्स एक पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए। सेविन जो एक कीटनाशक दवा होता था, इस पेस्टिसाइड बनाने के लिए चाहिए था एक एक्सट्रीमली डेंजरस केमिकल, जिसका नाम था MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। MIC इतना खतरनाक होता है कि हवा या पानी से रिएक्ट करते ही पॉइजन गैस बन जाता है। साल 1980 के बाद कंपनी लॉसेस में जाने लगती है और पैसा बचाने के लिए यह कंपनी एक डेंजरस डिसीजन ले लेती है। MIC को इंपोर्ट्स करने के बजाय इंडिया में ही मैन्युफैक्चर्स करने का प्लान बनाती है। पहले वो MIC को बाहर से इंपोर्ट करते थे, लेकिन प्रोसेस हाई कॉस्टली होने के कारण वह इस फैक्ट्री में ही स्टोर करने लग जाते हैं। गवर्नमेंट इस बात की परमिशन दे देती है और यह डिसीजंस बन जाती है इस डिजास्टर का फर्स्ट रेड फ्लैग। कंपनी को बोला जाता है कि एक इवैक्यूएशन प्लान बनाओ कि अगर गैस लीक जैसी फेलियर्स फ्यूचर में होती है तो क्या करना चाहिए, पर कोई भी प्लान नहीं बनाया जाता है। साल 1981 में एक वर्कर्स MIC एक्सपोजर से मारा जाता है, लेकिन फिर भी ये प्लांट्स चलती रहती है। कुछ समय बाद 7 पेस्टिसाइड्स की सेल्स अचानक से गिरने लग जाती है और कंपनी लॉसेस में जाने लगता है। कंपनी कॉस्ट कटिंग्स करना शुरू कर देती है। ट्रेंड्स वर्कर्स निकाल दिए जाते हैं और अनक्वालिफाइड स्टाफ हायर कर दिया जाता है। सेफ्टी रिपेयर्स इग्नोर होती है। लीकेज उस प्लांट में कॉमन हो जाती है। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि ना वर्कर्स को पता था और ना ही आसपास के लोगों को कि ये जो MIC गैस टैंक इस प्लांट में स्टोर हो रही है और लोगों के लिए कितना डेंजरस है। साल 1981 में जो वर्कर्स मारा गया था उसका नाम था मोहम्मद अशरफ। मरने से पहले वो अक्सर अपने दोस्तों को बतलाया करता था कि ये प्लांट सेफ नहीं है। मोहम्मद अशरफ का एक और दोस्त था जिसका नाम था राजकुमार केसवानी, जो कि एक जर्नलिस्ट था। दोस्त के मौत के बाद राजकुमार केसवानी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं उस
यूनियन कार्बाइड्स कंपनी के काले सच का, और उन्हें इन्वेस्टिगेशंस के बाद उस फैक्ट्री से कई कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स निकालते हैं और एक आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, बचाइए हजूर इस शहर को बचाइए। वो लिखते हैं यूनियन कार्बाइड्स प्लांट्स के पास भोपाल की 20% पॉपुलेशन से रहती है और ये प्लांट्स लोगों के लिए सेफ नहीं है। यहाँ डिजास्टर्स कभी भी हो सकता है। राजकुमार केसवानी ने चीफ मिनिस्टर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लेटर्स लिखते हैं और इस यूनियन कार्बाइड्स प्लांट्स के बारे में बतलाते हैं, पर कोई सुनता तक नहीं है। उस यूनियन कार्बाइड्स प्लांट्स में जो MIC स्टोर होता था वो 3 अंडरग्राउंड टैंक से भरा जाता था, E610, E611 और E619। एक्चुअल्स E610 और E611 में ही MIC को स्टोर किया जाता था और जो तीसरा E619 टैंक था वो इमरजेंसी के लिए खाली रखा जाता था। रूल्स के मुताबिक टैंक सिर्फ 60% भरा जा सकता था, जिसमें नाइट्रोजन प्रेशर से कवर और अलार्म एक्टिव रहना चाहिए था, पर रियलिटी में वहाँ पर कुछ और ही चल रहा था। टैंक ओवरफिल्ड होती है, जो कि रूल्स के मुताबिक टैंक सिर्फ 60% ही भरा जाना चाहिए था। इमरजेंसी टैंक्स भी भरा हुआ था, रूल्स के हिसाब से खाली होने चाहिए था। गैस प्रेशर मैनेजमेंट भी खराब था और वहाँ पर अलार्म डिसकनेक्टेड होती है। डिजास्टर सिर्फ टाइम का वेट कर रहा होता है। 2 दिसंबर 1984 रात करीब 9 बजे शिफ्ट चेंज होती है। वर्कर्स पाइप वॉश करने के लिए पानी डालना शुरू करते हैं। उन्हें नोटिस होता है कि पानी पाइप से जा रहा है पर वापस नहीं आ रहा है, क्योंकि स्लिप ब्लिंड्स लगा ही नहीं होता है। करीब रात 10 बजे पानी धीरे धीरे टैंक E610 के अंदर घुसने लग जाता है, जहां पर कई टन MIC स्टोर था। MIC और वाटर मिलकर एक रिएक्शन बनाता है और वहां बन जाता है एक खतरनाक पॉइजन गैस। रात करीब 11:45 वर्कर्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और अचानक से वर्कर्स की आंखें जलने लग जाती है। गैस का प्रेशर बढ़ने लगता है। रात 12:30 पर प्रेशर अनकंट्रोलेबल हो जाती है और टैंक जो कि कंक्रीट से कवर थी वो क्रैक्स होने लगता है। रात करीबन 1 बजे गैस फुल प्रेशर के साथ उस प्लांट से बाहर निकलने लग जाता है। वर्कर्स तुरंत अलार्म बजाने के लिए भागते हैं, पर शहर का अलार्म बंद होता है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के कुछ ही दूर गैस हवा के साथ रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाती है। रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, पर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। स्टेशन मास्टर भी समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअल्स में यहाँ क्या हो रहा है। लोग खांसते हुए स्टेशन से बाहर भागने लगते हैं। उस स्टेशन पर एक ट्रेन खड़ी होती है। कंपार्टमेंट में पैसेंजर्स को सांस लेने में प्रॉब्लम होने के कारण लोग खिड़की दरवाजे खोल देते हैं और गैस आसानी से ट्रेन के अंदर घुस जाती है। लोगों को वहाँ साफ आसमान और जलती हुई मिर्ची जैसी स्मेल्स जो लोगों को आंखें और गले को जला रही होती है। उस प्लांट के आसपास के घरों के कई लोग सोते समय खुले मुंह होने के कारण नींद में ही मारे जाते हैं। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के पास ही एक हॉस्पिटल थी, जो कुछ ही देर के बाद हॉस्पिटल्स पूरी तरह से भर जाता है। डॉक्टर्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि इन लोगों को क्या हुआ है और इसका इलाज कैसे किया जाए। सुबह तक होते होते हॉस्पिटल के बेड पर हजारों लोग मारे जा चुके होते हैं। यूनियन कार्बाइड्स बोलती है वर्कर्स की गलती थी। इंडियन गवर्नमेंट्स बोलती है कंपनी ने सेफ्टी इग्नोर किया है। अंत में साल 1989 में यह केस सेटलमेंट्स होता है और यूनियन कार्बाइड्स कंपनी पर $470 मिलियन कंपेंसेशन लगता है, पर विक्टिम्स के लिए यह जस्टिस नहीं था। केसेस आज तक चल रहे हैं। वैरेन एंडरसन जो यूनियन कार्बाइड्स कंपनी के ओनर थे, वो कभी भी इंडिया के कोर्ट्स में आया तक नहीं और साल 2014 में नेचुरल डेथ से उनकी मौत हो जाती है। भोपाल गैस ट्रेजेडी एक एक्सीडेंट नहीं थी, ये था लालच,
नेग्लिजेंस और साइलेंस का परिणाम। और शायद इसका सबसे दर्दनाक हिस्सा यह है कि आज भी हजारों विक्टिम्स जस्टिस का इंतजार कर रहे हैं। एक्चुअल में आपके हिसाब से गलती किसकी थी? कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।